हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए मोहम्मद मीमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गिरी ट्यूटोरियल्स। ठीक है बेटा, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट लेक्चर के 3 वीडियो सुन लिए होंगे और आपको शायद बहुत मजा भी आया होगा। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकंड टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ओके, बहुत अच्छा लेक्चर है। ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब सुनना चाहते हैं। ठीक है, आज हम लोग सब कुछ इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पैसे के लिए। ठीक है, तो आज हम पैसे के बारे में एक टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि पैसा कमाना कैसे, इसके बारे में इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पैसा आया कहां से, कैसे आया, कब से पैसा आया, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में समझने को मिलेंगी। ठीक है, हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, मनी। ओके, मनी के बारे में देखते हैं क्या बोलता है हमारा टॉपिक। ओके, सबसे पहले पैसा है क्या? ओके, द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशंस आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंसान ने जितनी भी चीजें इन्वेंट की, ठीक है, जितना भी कुछ इन्वेंशंस किया, उनमें से कुछ ऐसे इन्वेंशन है जिनको माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत फंडामेंटल है। उन इन्वेंशंस की वजह से आज इतनी तरक्की की लोगों ने, या ह्यूमन बींग्स ने, या मैनकाइंड ने। उनमें से एक इन्वेंशन माना जाता है पैसे को। ठीक है, आप खुद भी समझते हैं। अब मैं कितने लेक्चर्स आपको लिया मैंने, उसमें कितने बार हमने किसके बारे में डिस्कस किया? पैसे के बारे में। ठीक है, पैसा बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, और पैसे ने ही आज दुनिया इतनी फास्ट की है, दुनिया में इतना कुछ। नहीं तो अगर पैसा नहीं होता ना बेटा, इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता, इतनी बड़ी इकोनॉमीज नहीं होती, इतने बड़े पैमाने पे हम आज बिजनेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी इतना बड़ा नहीं होता, हमने इतना आज तक उसको पढ़ा नहीं होता। ओके, ये सब होता ही नहीं। पैसे के बगैर दुनिया इतनी बड़ी नहीं होती, या पैसे के बगैर इतने बिजनेस ग्रो नहीं होते। तो आज ये पैसा एक बहुत अहम रोल प्ले कर चुका है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमीज को ग्रो करने के लिए, कंट्रीज को ग्रो करने के लिए। तो जितना भी इन्वेंशन हुआ है आज तक, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल इन्वेंशन माना जाता है इन्वेंशन ऑफ मनी को। ओके, मॉडर्न इकोनॉमी डिपेंड ऑन मनी। देखो, अभी वही बोला मैंने, आज जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? पैसे पे। आप सोचो ना बेटा, आज इतना बड़ा बिजनेस किसके वजह से हो रहा है? पैसा। आज हम लोग, आज आप देखो ना, आप घर पे बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे फ्लाइट की टिकट्स बुक कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे वेकेशंस प्लान कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे होटल्स बुक कर रहे हो। ठीक है, आज सब कुछ जितना भी आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वो सब पैसे के बदौलत अवेलेबल है। ठीक है, तो आज जो मॉडर्न इकोनॉमी में लोग जी रहे हैं, या जो मॉडर्न लाइफ हम लोग देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? मनी। समझ में आ रहा बेटा? ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जब से ह्यूमन बीइंग्स है, जब से लोग है, तब से पैसा था क्या? नहीं, पैसा पहले से नहीं था, पैसा बाद में आया। तो आपके दिमाग में आएगा, सर पैसे के पहले क्या था? ठीक है, पैसे के पहले कैसे ट्रेड होता था, लोग चीजें खरीदते बेचते कैसे थे? पहले खरीदते थे, बेचते थे, लेकिन पैसे के बेसिस पे नहीं। ठीक है, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके बदले। आज पैसा क्या है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज खरीदनी, पैसा दो। ठीक है, आपको स्टेशनरी लेना है, पैसा दो। आपको राशन खरीदना है, पैसा दो। आपको दूध खरीदना है, पैसा दो। सब्जी खरीदनी है, पैसा दो। रिचार्ज करवाना है, पैसा दो। होटल में खाना खाना है, पैसा दो। आज हर चीज को तुम पैसे के बदले खरीदते हो। लेकिन जब पैसा नहीं था तब क्या? ठीक है, तब चीजें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, लेकिन उस टाइम पे कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। उस टाइम पे चीजों के बदले चीजें खरीदी जाती थी। उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। ठीक है, ध्यान देना। ये देखो, ये इमेज भी आपको बहुत कुछ बताएगा। यू कैन सी, ये एक बंदा ये बुक्स दे रहा है, और ये एक लेडी है, ये बनानास दे रही है। ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बंदा टीवी दे रहा है, या कुछ तो भी छोटा सा मशीन दे रहा है, और ये बंदा सामने चिकन दे रहा है। इमेजेस थोड़े से फेड है, बट समझ में आएंगे। और इसमें जितने भी एग्जांपल्स है, आप जितने भी इमेजेस दिए हुए हैं, आप देखो कहीं भी किसी के हाथ में पैसा नहीं है। इनमें से किसी के भी हाथ में पैसा नहीं है। ये तब की इमेज को आप मान सकते हो जब पैसा नहीं था। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा इमेज है जो ये समझाता है कि जिस जमाने में पैसा नहीं था, लोग चीजें एक्सचेंज करते थे। ठीक है, मेरे पास जो चीज है मैं दूंगा, आपके जो चीज है आप दो। चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज होती थी। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। दिस एग्जिस्टेड बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। पैसे के आने के पहले बार्टर सिस्टम चलता था। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। उस जमाने में जब पैसा नहीं था, तब क्या होता था? गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, बंदा, मेरे पास जो चीज है मैं दूंगा, और आपके पास जो चीज है आप देंगे, तो हम गुड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। पैसे नाम की कोई चीज थी नहीं, ऐसा कोई मीडियम नहीं था विच कुड, ऐसा कोई चीज नहीं था विच कुड एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जिसके बदले चीजें एक्सचेंज की जा सके। ऐसा कोई चीज था ही नहीं उस जमाने में, तब चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज थी, तभी तो पैसा। अगर बार्टर सिस्टम एकदम स्मूथ होता, कोई तकलीफ ही नहीं होती, तो पैसा आता ही नहीं। क्यों? आप एक बात समझो बेटा। ठीक है, कोई भी चीज तब आती है
जब हमें उस चीज का एहसास होता है, उस चीज की नीड होती है, उस चीज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत पड़ी इसीलिए पैसा आया। अगर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं होता तो पैसा आता ही नहीं। तो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था बेटा? ओके, हम पढ़ेंगे डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। हम पढ़ेंगे डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। क्या डिफिकल्टीज थी, वन बाय वन देख लेते बेटा हम लोग, ठीक है। पहला था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। पहला था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गेहूं है, मैं एक फार्मर हूं, मैंने अपनी जमीन में गेहूं उगाया, ठीक है। और मुझे किसी से है ना, मुझे घर पे एक चेयर चाहिए, लकड़ी की चेयर चाहिए, ठीक है। अब मैं 4 दिन से गेहूं लेके घूम रहा हूं, किसी का चेयर है तो दे दो, और मैं गेहूं देना चाहता हूं। अब किसी बंदे को गेहूं चाहिए लेकिन उसके पास चेयर नहीं है, समझ में आ रहा है? किसी के पास चेयर है लेकिन उसको गेहूं नहीं चाहिए। तो मेरी वांट किसी दूसरे इंसान के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, मतलब जो मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, और जो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो उसके पास। हम दोनों की नीड्स, हम दोनों की वांट्स कोइंसाइड होनी चाहिए। जो मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, और जो उसको चाहिए वो मेरे पास। तब हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना एक्सचेंज तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? तो उस जमाने में प्रॉब्लम क्या होता था, अगर मेरे पास गेहूं है लेकिन मुझे क्या चाहिए, चेयर, तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है जो मुझे गेहूं लेके चेयर देना पसंद करेगा। तो मेरा वांट, मेरा जो नीड है वो पूरा ही नहीं होएगा, मेरा जो एक्सचेंज है वो होगा ही नहीं। तो उस जमाने में गुड्स को एक्सचेंज करने में सबसे पहली डिफिकल्टी क्या आती थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। समझ में आ रहा है? दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज कैसा है बेटा, हर चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हर चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू, आज जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, आप समझो एक फ्रूट सेलर के पास गए, उस फ्रूट सेलर को बोला एप्पल कैसा दिया, तो वैसा नहीं बोलता ना, एक एप्पल इज इक्वल टू 10 किलो, फॉर एग्जाम्पल 10 किलो गेहूं। फिर आप दुकान में गए, राशन की दुकान में, भाई 10 किलो गेहूं कितने का आएगा? तो उसने बोला 2 लीटर, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर दूध के बराबर आएगा। आप दूध वाले के पास गए, 5 लीटर दूध कितने में मिलेगा? तो वो बोलेगा फॉर एग्जाम्पल टाइटन की घड़ी के बदले मिलेगा। मतलब आप कहीं भी जाते हो तो वो एक कमोडिटी का वैल्यू दूसरे कमोडिटी में नहीं बताते, वो कमोडिटी का वैल्यू किससे बताते हैं? मनी। तो आज मनी क्या है? इट एक्ट्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज किसी भी चीज का वैल्यू मनी टर्म्स में मेजर होता है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो उस जमाने में प्रॉब्लम क्या होता था, आप किसी का कोई चीज खरीदने के लिए गए, तो आप उसको बोलोगे भाई ये चीज मुझे कितने में देगा? तो उस टाइम पे ऐसा कोई कॉमन चीज नहीं था या कॉमन वैल्यू नहीं बता सकते थे, तो सब लोग अपनी मनमानी चलाते थे। जैसे मुझे चेयर चाहिए और मेरा 10 किलो गेहूं है, ठीक है। मैं एक फर्नीचर वाले के पास गया, मतलब चेयर चाहिए, मिलेगा? बोलता हाँ। मतलब कितना गेहूं लेगा उसके बदले? तो बोलता 10 किलो। बोला ठीक है, रुक मैं दूसरे को पूछ के आता हूँ। दूसरे के पास गया, उसको बोला कितना किलो गेहूं लेगा? वो बोलेगा 15 किलो। तीसरे के पास गया, वो बोलेगा कितना, मैं उसको पूछूंगा कितना गेहूं लेगा? वो बोलेगा 20 किलो। तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं था, ठीक है। या कोई बोलेगा मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब चेयर की प्राइस या चेयर की वैल्यू वो कौन से कमोडिटी में बताएगा मुझे मालूम नहीं था। तो उस टाइम पे ऐसा कोई चीज नहीं था विच कुड एक्ट एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये दूसरा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का। तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। चीजों को स्टोर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जैसे आज आपके पास क्या है, पैसा है, ठीक है, तिजोरी में रखते हो, जेब में रखते हो, बहुत आसान है। अब मैं एक फार्मर हूं, समझो मुझे पूरे साल चीजें खरीदनी है, अब गेहूं के बदले खरीदनी है। अब मैं एक साथ खेती बाड़ी कर लूं और दुनिया भर का गेहूं स्टोर करके रखूं, जब जब मुझे कुछ लेना है गेहूं लेके निकलूंगा। तो गेहूं रखने के लिए, स्टोर करने के लिए प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। आज पैसा स्टोर करना बहुत आसान है। अब गेहूं तो ठीक है, और कोई चीज है, समझो सब्जियां हैं, तो कैसे स्टोर करूं, ठीक है। तो चीजों को स्टोर करना वॉज अ डिफिकल्टी, तीसरा प्रॉब्लम। चौथा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, ठीक है। अगर समझो मेरे पास में बकरियां हैं, ठीक है, गोट्स, और मुझे वो गोट्स देकर बदले में कुछ लेना है, बराबर है। अब मैं किसी के पास में गया और उसको मैंने पूछा कि मुझे एक चेयर चाहिए, ठीक है, या मैंने बोला मुझे 2 चेयर्स चाहिए, उसके बदले एक बकरी दूंगा। तो बोलता है नहीं, मेरे पास तो एक ही चेयर है। अब मुझे 2 चेयर्स चाहिए और मैं उसके बदले एक बकरी देने के लिए तैयार हूं। अब वो बोलता है मेरा एक ही चेयर है, तो मैं क्या करूं, बकरी को आधी करके दूं? ठीक है, नहीं कर सकते हम, बकरी को डिवाइड नहीं। आज पैसा डिवाइड होता है, देखो आपके पास 2000 की नोट है, तो आप क्या करोगे, उसके छुट्टे करवाओगे और उसको दे दोगे, या तो बाकी के पैसे रिटर्न करेगा। आज पैसे में डिविजिबिलिटी है। उस टाइम पे हम गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज करते थे, तो कई सारे गुड्स ऐसे थे जो डिविजिबल नहीं, जो डिविजिबल नहीं थे, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। ये एक प्रॉब्लम थी। एंड लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड क्या होता है,
जिसको हम पोस्टपोन कर देते हैं उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। जैसे आज आप ईएमआई पे चीजें खरीदते हो, आपको एक एसी खरीदना है, समझो 40,000 का एसी है, आपने 10,000 डाउन पेमेंट दे दिया, 30,000 बाकी है, हर महीने 3-3 हज़ार करके देंगे ऐसा कमिटमेंट देकर आए, तो आपने डेफर किए पेमेंट्स को। हम 10,000 अभी दे रहे हैं और 30,000 के पेमेंट्स को डेफर किया, हर महीने 3-3 हज़ार दूंगा। ये उस जमाने में पॉसिबल नहीं होता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे? दो लोगों के जब तक वांट्स कोइंसाइड नहीं होंगे एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा, किसी भी चीज का वैल्यू मेजर करने के लिए कोई कॉमन मेजर नहीं था। तीसरा, चीजों को स्टोर करके रखना प्रॉब्लम था। चौथा, बहुत सारे गुड्स ऐसे थे या कुछ गुड्स ऐसे थे जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। और पांचवा, उस टाइम पे डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल नहीं था। जो भी करना है तुरंत करना है, ऐसा नहीं कि आज थोड़ा दे दिया बाद में हम डेफर करते रहेंगे, बाद में पेमेंट्स देते रहेंगे, तो वो करना पॉसिबल नहीं था। ये 5 डिफिकल्टीज की वजह से, ठीक है, लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बदले हम चीजों को खरीद और बेच सके। ठीक है, चीजों के बदले चीजें खरीदना, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना, ये डिफिकल्ट होता जा रहा था लोगों के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज हो रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो लोगों ने क्या सोचा, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके बदले हम चीजों को खरीद सके। तब लोगों के दिमाग में आया पैसा। ठीक है, गेटिंग इट? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। 2 डेफिनेशंस दिए, पहला डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरा बहुत छोटा सा है, आप एग्जाम में वो लिखोगे, लेकिन समझने के लिए पहला डेफिनेशन ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रोदर, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। पैसा ऐसी चीज है विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कुछ भी खरीदना है तो पैसे के बदले, जैसे पेन खरीदनी है पैसा दो, गेहूं खरीदना है पैसा दो, चावल खरीदना है पैसा दो, दूध खरीदना है पैसा दो, कोई भी चीज खरीदनी है वो चीज खरीदने के लिए पैसा दो। तो मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, प्लस इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, हर चीज का वैल्यूएशन, हर चीज का वैल्यू किस में मेजर होता है? पैसे में। समझ में आ रहा है? और वो पैसे का वैल्यू स्टोर होता है, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, जैसे आज 10 का नोट है, ओके, वो 10 का नोट 10 साल बाद भी 10 का ही नोट रहेगा, तो उसका वैल्यू स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो पैसा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर किसी भी चीज में 3 चीजें हैं तो वो पैसा है, ऐसा प्रोफेसर क्रोदर ने बोला है। अगर किसी भी चीज में 3 चीजें हैं, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा क्या है? जो पैसा करता है। पैसा क्या करता है? सब कुछ करता है। आज कोई भी चीज खरीदना तो पैसा। ठीक है, गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो मनी इज व्हाट मनी डज। ये सिंपल सा डेफिनेशन एग्जाम्स में लिखने के लिए काम आएगा, लेकिन ये डेफिनेशन ज्यादा समझाएगा हमें कि पैसा क्या है। तो मनी क्या है? एनीथिंग which can act as medium of exchange, which can act as measure of value and which can act as store of value। समझ में आया बेटा? ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा इवोल्यूशन और टाइप्स ऑफ मनी। अब पहले से तो नोट्स नहीं बिल्ट हो गए, एकदम शुरू में नोट्स तो नहीं बनाए गए, तो कैसे पैसा धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। इवॉल्व होना मतलब क्या? कोई चीज बहुत छोटी सी होती है, फिर वो बढ़ती है, ठीक है, डेवलप होती है, तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो पैसा कैसे इवॉल्व हुआ या पैसे के टाइप्स कैसे बदलते गए, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आया एनिमल मनी। मतलब जब बार्टर सिस्टम में लोगों को प्रॉब्लम होने लगा तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स एज मनी। लोगों ने एनिमल्स को पैसे के तौर पे यूज करना शुरू किया। बराबर है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो पीकॉक के जो ये होते हैं फेदर्स होते हैं उसको यूज करना शुरू किया। ठीक है, या कुछ एनिमल्स के स्किन को यूज करना शुरू किया। ओके, एलिफेंट का जो ट्रंक होता है उसको यूज करना शुरू किया, या एनिमल्स को यूज करना शुरू किया। एनिमल्स को हम लोग यूज करेंगे एज अ मनी। तो सबसे पहले एनिमल्स वेर ट्रेडेड और एनिमल्स वेर यूज्ड एज मनी, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल मनी। समझ में आ रहा है? लेकिन एनिमल मनी में भी प्रॉब्लम होने लगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, हर जगह पे वो चलता नहीं था, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगा। तो एनिमल मनी से फिर हटके लोगों ने क्या सोचा? कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी मतलब क्या? किसी भी चीज को हम मनी यूज करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी चीज को हम मनी यूज करेंगे। जैसे कोई भी चीज है, पर्टिकुलर एक जगह है, समझो वहां पे, समझो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, तो वहां पे वो मिलते हैं ना, अपने क्या बोलेंगे हम लोग, अलग अलग टाइप के पत्थर मिलते हैं, तो इट कुड एक्ट एज मनी। ऐसे कोई भी चीज जिसको हम पैसे के तौर पे यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते थे कमोडिटी मनी। तो सबसे पहले लोगों ने क्या शुरू किया? एनिमल्स को दे स्टार्टेड यूजिंग एज मनी। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगा। देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग सम कमोडिटीज एज मनी। स्टिल उसमें भी प्रॉब्लम आने लगा। ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आने लगा। यहां से एक्चुअली पैसे की शुरुआत हुई।
ठीक है। देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स एज मनी। मेटल्स मतलब क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन अलग अलग मेटल्स को लोगों ने यूज करना शुरू किया एज मनी। मतलब अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं जाके गोल्ड दूंगा, मैं सिल्वर दूंगा, कॉपर दूंगा, अलग अलग मेटल्स को हमने पैसा यूज करना शुरू किया। यहां भी प्रॉब्लम्स था। देन केम मेटालिक कॉइन्स। एक्चुअल वे में ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से अगर बोलेंगे, देखो ये भी पैसा था, ये भी पैसा था, यहां से कुछ हद तक पैसे की शुरुआत हुई, लेकिन रियलिटी सेंस में पैसे की शुरुआत इधर हुई। अब ये मेटालिक कॉइन्स की शुरुआत कब हुई, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में, जैसे समझो मैं कहीं का किंग हूं और मेरा मेरा जो प्रदेश है, मेरा जो एरिया है, उसमें मैं कॉइन्स बनवाऊंगा, उसमें मेरा फोटो या मेरे फैमिली का किसी का फोटो रहेगा, ठीक है, और वो कॉइन्स को हम यूज करेंगे एज मनी। तो यहां से पैसे की एक्चुअली शुरुआत हुई। लेकिन ये कॉइन्स किसके बनते थे, मेटल्स के। अब मेटल्स के कॉइन्स दो तरह के होते थे, स्टैंडर्ड कॉइन्स, टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन क्या, जिस कॉइन की कीमत, समझो फॉर एग्जांपल कोई कॉइन है और उसकी कीमत समझो 100 रुपए की, उस पर लिखा है वैल्यू प्रिंटेड है 100 रुपए, और उस कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल यूज हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो भी यूज हुआ है, उस मेटल की वैल्यू भी अगर 100 रुपए है, मतलब कॉइन पे वैल्यू कितना प्रिंटेड है, 100 रुपया, और कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल यूज हुआ वो भी कितने का, 100 रुपए का। तो ऐसे कॉइन को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉइन्स। और अगर कॉइन पे वैल्यू प्रिंटेड है 100 रुपया और उसके मेटल की वैल्यू 100 रुपए की नहीं है, 10, 20 रुपए, 25 रुपए की है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोकन कॉइन्स। एग्जांपल, आज 20 रुपए का आप एक कॉइन ले लो, बराबर है, उस पर वैल्यू कितना प्रिंटेड है, 20 रुपया। उसको एक काम करो, आग में पिघला लो, आप आग में उसको पिघला लो, और पिघलाने के बाद जो उसका बचेगा, ठीक है, क्रक्स बचेगा, तो उसको पिघलाने का जो बचेगा उसको आप बेचने जाओ, उस मेटल का आपको कोई 20 रुपया देगा, नहीं देगा, ठीक है, उसका 5 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोकन कॉइन्स। तो ऐसे कॉइन्स जिन पे वैल्यू प्रिंटेड जितनी है उतना ही उसका मेटल का वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स। और ऐसे कॉइन्स जिस पे जितनी वैल्यू प्रिंटेड है उसकी मेटल की वैल्यू एक्चुअली उससे बहुत कम है, उसको हम लोग बोलते हैं टोकन कॉइन्स। तो ये थे हमारे मेटालिक कॉइन्स। इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। देन पीपल केम अप विद पेपर मनी। क्यों, ये हैवी होते थे ना, तो पहले बिजनेस बहुत छोटा छोटा होता था, फिर बिजनेस बढ़ने लगा, अब इतना सारा मेटल कॉइन्स कौन कैरी करे, ठीक है, इतना वजन होने लगा, तो पीपल केम अप विद पेपर मनी। अब पेपर मनी क्या है, ठीक है, नोट्स। हमारे जेब में हम जो नोट रखते हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की और 2000 रुपए की, ठीक है, ये जो नोट्स हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं बेटा पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी आ गया, बिजनेस बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ने लग गया। फिर क्या आया बेटा, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या, जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रेडिट मनी, बराबर है, ठीक है। हम लोग उसको चेक से यूज कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉल स्लिप से पैसा निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मनी। बैंक्स में पैसा, अब बैंक्स में क्या होने लगा, बहुत भीड़ होने लग गई, बराबर है, ठीक है, हर कोई बैंक्स यूज करने लग गया। बैंक वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे मैनेज करें, तब जाके लोगों ने दिमाग लगाया, फिर उन्होंने क्या लाया, कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। तो इनको हम बोलते हैं बेटा प्लास्टिक मनी। इससे क्या हो गया, बैंक में भीड़ कम हो गई, ठीक है। आज आप जाओ एटीएम से पैसे निकाल लो, ठीक है, आज एटीएम मशीन पे पैसे भी डाल सकते हो। तो जो प्लास्टिक कार्ड्स आते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनको जो हम लोग, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। और उसके अलावा, ठीक है, जो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली हम यूज करते हैं, जैसे वो पैसा हमारे हाथ में होता ही नहीं है, बराबर है, वो खाली इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में है। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, आप यूपीआई यूज करते हो, ठीक है, गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, उससे एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, उस सब को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी। समझ में आया बेटा। तो सबसे पहले एनिमल्स वर यूज्ड एज मनी, then there are some problems, people started using commodities as money, then there are problems, people started using metals as money, then came kings and emperors, ठीक है, they started building their own coins, ठीक है, they were known as मेटालिक कॉइन्स। और मेटालिक कॉइन्स में स्टैंडर्ड एंड टोकन, अगर जितना उसका फेस वैल्यू है, मतलब जितना उस पर वैल्यू प्रिंटेड है, और जितना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब जितना मेटल का वैल्यू है, अगर दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स। और अगर फेस वैल्यू ज्यादा है और मेटल का वैल्यू कम है तो उसको हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स। आज जितने भी कॉइन्स है हमारे देश में वो सब टोकन कॉइन्स है, ठीक है। फिर पैसा आया, नोट्स, पेपर मनी, फिर आया बैंक मनी, उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी, फिर आया एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी, फिर आया इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ, इंटरनेट के थ्रू जितना भी हम लोग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इस तरह से पैसे का धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, पैसा इवॉल्व हुआ, पैसा धीरे धीरे डेवलप हुआ। समझ में आ रहा है। तो ये कई स्टेजेस है जिनसे पैसा गुजरा है, तो इसको हम टाइप्स ऑफ मनी भी बोलेंगे या इसको हम लोग एवोल्यूशन ऑफ मनी भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ मनी, ठीक है, पैसे में क्या क्वालिटीज होती है
या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसको आप क्वालिटीज ऑफ गुड मनी भी बोल सकते हो, ठीक है। पैसे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहला पॉइंट, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पैसा ऐसा होना चाहिए, मनी ऐसा होना चाहिए जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं पुराने जमाने की 100 की नोट लेके जाऊंगा। पुराने जमाने की 100 की नोट आती थी, मालूम है, थोड़ी सी बड़ी। आज की 100 की नोट छोटी हो गई है, पहले की 100 की नोट बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। वो 100 की नोट किसी को लेके जाके दूंगा, दुकानदार ना बोलेगा क्या? नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा। भले पुरानी नोट है लेकिन वो पैसा है, आज भी मार्केट में चलता है। तो पैसा ऐसा होना चाहिए जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे, दुकानदार एक्सेप्ट करे, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, बैंक एक्सेप्ट करे, हर कोई एक्सेप्ट करे, जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो। दैट इज नोन एज जनरल, मतलब दैट वी कैन कॉल दैट थिंग एज मनी। तो मनी शुड हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट शुड बी डिविजिबल। आप मान लो 2000 की नोट होती है हमारी इकोनॉमी में, 500 की नोट नहीं होती, 100 की नोट नहीं होती, 200 की नोट नहीं होती, 10, 20, 50 की नोट नहीं होती। परेशान हो जाते भाई हम लोग। तो जिधर जाओ उधर 2000 की नोट देनी है, ठीक है। किसी ने कार आके फटका मार दिया और उसने मांग लिया, अपने को दया आ गया, अपने को पैसा देने का है, क्या करना पड़ेगा? 2000 का नोट। पागल हो जाएगा, या तो देगा नहीं है तो 2000 देगा। जिधर जाएगा उधर खरीदी कितने में करने का है? 2000 है, 2000 के मल्टीपल्स में करना है। डिविजिबिलिटी है ही नहीं, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो पैसा अच्छे पैसे में या गुड मनी में क्वालिटी इसमें क्या होना चाहिए? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या? वो अलग अलग क्या बोलेंगे हम लोग, अलग अलग फेस वैल्यूज में अवेलेबल होना चाहिए, अलग अलग डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास 10 की नोट भी है, वैसे 5 की नोट भी है, लेकिन अपन मिनिमम आज के डेट में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग फेस वैल्यूज में उनको यूज करते हैं। समझ में आया बेटा? तो डिविजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, ड्यूरेबिलिटी। वो टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है। हमारे नोट्स थोड़े से टिकाऊ नहीं है, ओके, वो फट जाते हैं वगैरह, ओके। काफी सारे फॉरेन कंट्रीज में प्लास्टिक के नोट्स हैं, ठीक है। मैंने खाली कनाडा के नोट्स देखे हुए हैं, कनाडा के नोट्स प्लास्टिक के नोट्स हैं, ओके। मेरे जेब में भी है, शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ, ओके। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड। दिखाने का ऐसा नहीं है, मुझे दिखाना ये नहीं है कि मेरे जेब में पैसा है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे, बट मेरा एक फ्रेंड है, तो वो वहाँ से आया था, तो उसने मुझे ये नोट दिया था। अब ये नोट है ना, ये नोट अभी शायद कैमरा में समझ में आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है, बट ये नोट प्लास्टिक का नोट है। हमारे नोट्स के कंपैरिजन में ये नोट प्लास्टिक का नोट है, ठीक है। हमारे पेपर के नोट्स है, ओके। ये ज्यादा ड्यूरेबल है हमारे नोट्स के मुकाबले। तो पैसा जितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा। तो पैसे में क्या होना चाहिए बेटा? ड्यूरेबिलिटी। मैं रख देता हूँ ये नोट, काफी वैल्यूएबल है, शो ऑफ करके हो गया, कनाडा की नोट है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नोट्स कैसे होने चाहिए बेटा? मतलब पैसा कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे नोट्स थोड़े से कमजोर है, आगे के जमाने में शायद कुछ सालों बाद जाके प्लास्टिक के नोट्स आ जाए हमारी इकोनॉमी में भी, वो ज्यादा ड्यूरेबल होंगे। नेक्स्ट, कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबिलिटी मतलब क्या? इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, बराबर है। आज आप कचरे के ढेर में भी चलते हो और एक 2000 की नोट पड़ी है, तुरंत दिखती है। हमारी नजर में पैसे की अहमियत इतनी ज्यादा है, हम नोट्स को इतना बेहतरीन, कचरे का ढेर पड़ा, इतना सारा रद्दी पड़ा हुआ है, उसमें एक 2000 का नोट दूर भी पड़ा, तेरे को दिखेगा बरोबर 2000 का नोट है, तो तुरंत जाके सबसे पहले पैसा उठाएगा। समझ में आ रहा है? हम पैसे को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अच्छा पैसा वो विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाय एवरीवन, उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबिलिटी। नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या? इट शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन इजीली। आज पैसा ट्रांसफर करना बहुत आसान है, ठीक है। कैश में भी ट्रांसफर, आज आपको 10-20 लाख भी ट्रांसफर करना तो एक बैग में भर के लेके जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। 10-20 लाख भी ट्रांसफर करना तो एक ब्रीफ केस में लेके जा सकते हो आप, या एक शोल्डर बैग में लेके जा सकते हो, ठीक है। या फिर बैंक से तो करोड़ों रुपए एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसा पैसा विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, ठीक है, उसमें क्या होता है? पोर्टेबिलिटी होता है। होमोजेनिटी, ठीक है, सारे नोट्स होमोजीनियस होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब किसी आपने वो बच्चे लोगों की गेम आती है, बिजनेस गेम वगैरह, वो खेली है, उसमें नोट्स होते हैं, मालूम है? किसी पे अमिताभ बच्चन का फोटो होता है, किसी पे शाहरुख खान का फोटो होता है, किसी पे सलमान खान का फोटो होता है, ठीक है, किसी पे सनी लियोनी का फोटो होता है, ओके। यू मे हैव डिफरेंट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस ऑन दोज नोट्स, दे आर नॉट रियल नोट्स, इसीलिए उसमें होमोजेनिटी नहीं है। लेकिन हम जो नोट्स यूज करते हैं रियलिटी में, उसमें होमोजेनिटी होती है। मतलब वो नोट्स सब कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो नोट्स सेम होने जरूरी है। उस पर गवर्नर का साइन होता है, ठीक है, हमारे देश का एम्बलम होता है, ठीक है, उस पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है, उस पर गांधी जी का फोटो होता है या स्वच्छ भारत का फोटो होता है। तो वो सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। उसके बाद स्टेबिलिटी, उसका वैल्यू स्टेबल रहना चाहिए, बराबर है।
अब पैसे का वैल्यू स्टेबल नहीं रहता है। जैसे मेरे डैडी के टाइम पे जो 10 रुपए के नोट का वैल्यू था, आज 10 रुपए के नोट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 रुपए का वैल्यू 10 रुपए, भले उसकी कीमत, उसका परचेसिंग पावर घट गया है, लेकिन 10 की नोट आज से 100 साल पुरानी भी अगर 10 रुपए की नोट है तो वो 10 रुपए की नोट क्या है, 10 रुपए की नोट है, उसको हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया? उसकी वैल्यू आज भी, ऐसे 100 साल पुरानी नोट आज चलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जबकि भी नोट आज से समझो 40 साल पहले की नोट बोल देता हूं मैं, तो 40 साल पहले की अगर 10 रुपए की नोट है तो वो आज भी उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो उसमें क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी होना चाहिए। समझ में आया बेटा? तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटीज ऑफ मनी। गेटिंग इट एवरीबॉडी? नाउ विल स्टडी फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, फंक्शंस ऑफ मनी किसको बोलते हैं, मतलब पैसे का काम क्या है। फंक्शंस ऑफ मनी मतलब क्या, पैसे का काम क्या, पैसा क्या काम करता है, वो किस काम आता है हमारे, उसको हम बोलेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, पैसे के 3 फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। प्राइमरी क्या, एक्चुअली पैसा किसके लिए बनाया गया। सेकेंडरी क्या, प्राइमरी के अलावा भी इसके ये फंक्शंस है। और कॉन्टिंजेंट क्या, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ट हुए। ठीक है, मतलब जब बनाया गया था तब नहीं सोचा था इस बारे में, लेकिन ये बाद में डेवलप हुआ और ये आज ये भी मायने रखता है। तो पैसे के 3 फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, टर्शियरी फंक्शंस। पहले हम प्राइमरी फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बेटा, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, प्राइमरी फंक्शंस में 2 ही चीजें आएंगी बस। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या, किसी भी चीज के लिए आज पैसा एक ऐसा माध्यम है विच कैन एक्ट एज एक्सचेंज, विच कैन एक्ट एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज। मतलब मुझे कपड़ा खरीदना है, पैसा दूंगा, मुझे जूता खरीदना है, पैसा दूंगा, मुझे घड़ी खरीदनी है, पैसा दूंगा, मुझे चाय पीना है, पैसा दूंगा, मुझे ऑटो रिक्शा में जाना है, पैसा दूंगा, मुझे होटल में खाना खाना है, पैसा दूंगा, मुझे सब्जी खरीदनी है, पैसा दूंगा, मुझे जो भी कुछ खरीदना है बदले में मैं पैसा दूंगा। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बनाया गया इसके लिए है खास। और दूसरा, इट एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज का वैल्यू का मेजरमेंट किसमें होता है, मनी। आप जाके किसी भी दुकान में पूछते हो शर्ट कितने का है, तो वो ही नहीं बोलता है इस शर्ट की कीमत 100 किलो एप्पल है या इस शर्ट की कीमत 50 लीटर दूध है, नहीं, वो ये बोलता है इस शर्ट की कीमत इतने इतने रुपए है। तो आज हर चीज की जो वैल्यू है उसका मेजरमेंट किसमें होता है, मनी। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ये 2 इसके प्राइमरी फंक्शंस है, मतलब सबसे पहले फंक्शंस है। बेसिकली पैसा इसीलिए बनाया गया बेटा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, पैसे का सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब आज हम क्या करते हैं, ईएमआई पे चीजें खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं 40,000 का एसी लेकर आया, उसमें से मैंने 10,000 रुपए का डाउन पेमेंट किया, बाकी 30,000 का क्या, 3-3 हजार करके मैं 10 महीने में दूंगा। तो मैंने कितना दिया, पहले 10,000, और बाकी के 30,000 का पेमेंट्स मैंने डेफर किया। डेफर करना मतलब क्या, पोस्टपोन करना। तो मैंने 10,000 दिया एज अ डाउन पेमेंट, और बाकी के 30,000 मैं क्या कर रहा हूं, डेफर कर रहा हूं, मतलब आगे दूंगा। तो ये जो डाउन पेमेंट देना और बाकी के पैसे आगे देना, ईएमआई पे चीजें खरीदना, ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, पैसा। अगर पैसा नहीं होता तो आज भी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होता। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आज हमें किसी भी चीज का वैल्यू, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज लेके अगर कोई चीज लेकर रख देता हूं, जैसे मैंने एक मोबाइल लेकर रख दिया 60,000 रुपए का, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 60,000 रहेगी क्या, नहीं। लेकिन अगर मैंने 60,000 रुपए कैश स्टोर कर दिया तो 10 साल बाद भी वो कैश की 60,000 की वैल्यू कितनी रहेगी, 60,000। मतलब कोई भी चीज का वैल्यू स्टोर नहीं होता है, लेकिन पैसे का वैल्यू स्टोर होता है। मतलब पैसा एक ऐसी चीज है विच कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बराबर है। आज हमें किसी को भी पैसा देना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, पैसा, बराबर है। आज हमें वैल्यू ट्रांसफर करनी है, मतलब कोई भी चीज लेना है उसका पैसा देना है, या किसी को कुछ पैसा देना है, या हमें हमारे अकाउंट से दूसरे को पैसा देना है, या हमें किसी का अकाउंट सेटल करना है, हम क्या यूज करेंगे, पैसा। मतलब अगर पैसा नहीं होता, ठीक है, अगर पैसा नहीं होता तो हमारे लिए गुड्स एक्सचेंज करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, किसी के अकाउंट सेटल करना इतना आसान नहीं होता। तो पैसा क्या एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। समझ में आया। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें खरीदना, ठीक है, वैल्यू स्टोर होता है, और पैसा वगैरह मतलब अकाउंट सेटल करना, ट्रांसफर करना, एक चीज बेच के दूसरी चीज लेना, ये सब किसके वजह से पॉसिबल हुआ, मनी। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। कॉन्टिंजेंट फंक्शंस क्या है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नेशनल इनकम पढ़ाया। नेशनल इनकम क्या, पूरे देश की इनकम कितनी है, ये किसमें मेजर होता है, मनी। अगर पैसा होता ही नहीं तो नेशनल इनकम मेजर ही नहीं होता। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम किसको बेस लेते हैं, मनी। तो मनी होने के वजह से हम नेशनल इनकम मेजर कर पाते हैं।
नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। अब ये चीज आपको नहीं समझेगी बेटा आज के लेक्चर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। क्रेडिट क्या होता है? हम जितना पैसा बैंक्स में डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उससे ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में घूम रहा है। मतलब अगर हमने बैंक्स में डिपॉजिट किया है 100 करोड़ रुपया, लेकिन मार्केट में इकोनॉमी में घूम रहा है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, तो हमने कितना डिपॉजिट किया है? 100 करोड़, और मार्केट में घूम कितना रहा है? 300 करोड़, तो 200 करोड़ एक्स्ट्रा मार्केट में घूम रहा है। ये क्या है? क्रेडिट, बराबर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? बेटा ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे। 12th में आप कमर्शियल बैंक्स करके एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बट दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ मनी। अगर पैसा नहीं होता तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता, तो मनी के वजह से क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो इट इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेटा इसको मैंने थोड़े से में बताया क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं है, तो इस पे हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझो, हम जितना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं उससे ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में होता है। तो जितना ज्यादा पैसा घूम रहा है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट, एंड दैट क्रेडिट क्रिएशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ मनी। नेक्स्ट, इट इंपार्ट्स लिक्विडिटी टू द वेल्थ, बराबर है। मेरी वेल्थ को लिक्विडिटी देता है पैसा। अब लिक्विडिटी क्या? ठीक है, किसी भी चीज को इजीली मैं बेच सकूं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकूं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। आप मान लो पैसा नहीं होता, मनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है। समझो मेरे दादाजी मेरे लिए जमीन छोड़ के गए, ठीक है, और मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और वो गांव एरिया में है। अब मैं चाहता हूं वो 100 एकड़ जमीन बेच के मैं किधर? शहर के आसपास, हाईवे के आसपास जमीन खरीद लूं। अब यहाँ की 100 एकड़ के बदले शहर के 100 एकड़ की जमीन तो नहीं मिलेगी, तो यहाँ की 100 एकड़ की जमीन बेच के शहर में या हाईवे के आसपास में 40 एकड़ जमीन मिल जाएगी। लेकिन ये 100 एकड़ जमीन खरीदेगा कौन? इतनी बड़ी जमीन, पैसा ही नहीं है। आप बोलोगे सर मैं खरीद, भाई पैसा था ही नहीं। आप मान लो हम तब की बात करें जब पैसा ही नहीं था। अब जब पैसा ही नहीं था तो उस टाइम पे मेरा वेल्थ क्या है? मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं वो वेल्थ बेच नहीं सकता, उससे पैसा नहीं ले सकता, उसको बेचकर किसी और एसेट में इन्वेस्ट करना वो नहीं कर सकता। तो मेरे एसेट को लिक्विडिटी किसकी वजह से मिला? पैसा। अगर आज हम कितनी आसानी से कितनी चीजें खरीदते बेचते हैं, पुरानी जमीन बेच दी, पुराना प्रॉपर्टी बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये क्यों पॉसिबल हुआ? पैसा। अगर पैसा नहीं होता तो हमारे वेल्थ को लिक्विडिटी नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है? हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, ये किसमें मेजर करते हैं? मनी। हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, ठीक है, ये किसमें मेजर करते हैं? मनी। हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, वो किसमें मेजर करते हैं? मनी। हमारे देश का पर कैपिटा इनकम कितना है, किसमें मेजर करते हैं? मनी। हमारे देश का पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, किसमें मेजर करते हैं? मनी। समझ में आ रहा है? तो आज हम जितने भी, देखो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो में जितने इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, मोस्ट ऑफ दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो हम लोग जिसका भी एस्टिमेशन, अब एस्टिमेशन क्या होता है? अंदाजा लगाना। जैसे हमारी गवर्नमेंट अंदाजा लगाती है कि आने वाले साल में हमारा इतना नेशनल इनकम होगा, किसमें अंदाजा लगाते हैं? मनी। आने वाले साल में हमारा पर कैपिटा इनकम इतना होगा, किसमें अंदाजा लगाते हैं? मनी। आने वाले साल में हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा, किसमें अंदाजा लगाते हैं? मनी। तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का अंदाजा लगाया जाता है, हमारी गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो आगे का अंदाजा लगाते हैं। उसको अंदाजा लगाने के लिए या उसका कैलकुलेशन, एक एस्टिमेशन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? मनी। समझ में आ रहा है? ओके, तो दीज आर योर कॉन्टिजेंट फंक्शंस। नाउ विल स्टडी अबाउट ब्लैक मनी। ये बहुत सुना हम लोगों ने, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? नोट काला रहेगा या उस पर कुछ ब्लैक प्रिंटेड रहेगा, उसको ब्लैक मनी बोलते हैं? नहीं, सिंपल एक लाइन में बोलो, अनअकाउंटेड मनी इज ब्लैक मनी। मतलब ऐसा पैसा जो तुमने कमाया, बचाया, लेकिन तुमने गवर्नमेंट को नहीं दिया। ऐसा पैसा जो तुमने कमाया लेकिन उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को नहीं दिया। तुमने कमाया 40 लाख, गवर्नमेंट को बोला मैंने कमाया 10 लाख। 30 लाख रुपए पे तुमने टैक्स नहीं भरा, तुमने गवर्नमेंट को उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, उस चीज के बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताया, दैट इज ब्लैक मनी। इन शॉर्ट, अनअकाउंटेड मनी इज ब्लैक मनी। ऐसा पैसा जो तुमने कमाया लेकिन जिसकी जानकारी तुमने गवर्नमेंट को नहीं दी, जिसपे तुमने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया, उसको हम बोलते हैं बेटा ब्लैक मनी। देखो, अनअकाउंटेड मनी इज नोन एज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम। टैक्स इवेड करना मतलब क्या? टैक्स की चोरी करना, टैक्स की लायबिलिटी है फिर भी ना भरना। तो ऐसा कमाई, ऐसी कमाई जिसपे तुमने टैक्स नहीं पे किया, उस इनकम को हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्लैक मनी। इट कैन बी अर्न थ्रू बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। लीगल मीन्स से ऐसा जरूरी नहीं कि इलीगली हम ब्लैक मनी कमाते हैं, ठीक है। अभी कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसने 100 करोड़ कमाया, गवर्नमेंट को बोलेगा मैंने 20 करोड़ कमाया, 80 करोड़ रुपए उसने कमाया और गवर्नमेंट को बताया नहीं, ब्लैक मनी है, ठीक है। एक किडनैपर है,
ठीक है, वो बच्चों को किडनैप करता है, उसने पैसा कमाया, वो भी ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी कमाने के लिए लीगल मीन्स भी यूज होता है, इलीगल मीन्स भी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने कौन सा मीन्स यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कमाया लेकिन गवर्नमेंट को बताया नहीं, उसको हम बोलेंगे ब्लैक मनी। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट क्रिएट्स एन ऑब्स्टिकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्लैक मनी हमारे देश में तरक्की को रोकता है। क्यों? आपने 100 करोड़ कमाया, गवर्नमेंट को 20 करोड़ बताया, 80 करोड़ पे टैक्स आपने चोरी किया, उस 80 करोड़ पे अगर आप टैक्स पे करते तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता, वो पैसा गवर्नमेंट यूज करती ऐसे लोगों के लिए जो नीडी है, उनके वेलफेयर के लिए यूज करती। तो उस 80 करोड़ पे जो तुमने टैक्स की चोरी की, उससे किसी को जो फायदा होने वाला था वो रुक गया। हमारा देश उसके वजह से वेलफेयर नहीं कर पाया, हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो जब हम ब्लैक मनी रखते हैं, जब हम पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट को बताते नहीं है, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है। तो इट एक्ट्स एज ऑब्स्टिकल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट इज इट, वी आर डन विद द सेकंड टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच, I shall see you in the next lecture. Bye bye everyone.